बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईद सार, छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मीठी मीठी खुशियां लिए हुए आपके साथ आपका मेजबान जब्बार बाकिर आपके साथ है और मेरे साथ हैं जी, मैं हूँ सना रियाज आपके साथ। ईद के पहले दिन भी मौजूद है और हमने की थी बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत मीठी मीठी बातें। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी हमारे मौजूद थे जिन्होंने आपकी ईद की खुशियों में इजाफा भी किया था और मीठी मीठी गपशप भी की थी। रवायात के बारे में भी हमने बातचीत की थी और हमने ईदी भी ली थी अपने एंकर से और अपने गेस्ट से। आपके सामने आज की उम्मीद नहीं रखनी। देखिए, ये इतनी कंजूस है कि पहले से ही कह रहे हैं आज की उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि मैंने बाकियों से भी लिया तो फिर आपसे भी लेनी है। चले और मेरे ख्याल से ये हक बनता है। ये चले, आपका अगर हक बनता है, अगर आप हक जमा रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो आगे चल के देखेंगे इस मामले में सोचते हैं थोड़ा सा। अभी बहुत सा वक्त है हमारे साथ। छोटी ईद की बड़ी सी खुशियां लिए आपके साथ ईद साल प्रोग्राम जो कि टीवी टुडे की पूरी ट्रांसमिशन जो चल रही है, इसके साथ हमारी इंतजामिया है, टीम है, बहुत ज्यादा टीम है जो मेहनत करके आप तक ये चीजें पहुंच रही हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं इस महफिल को दोबाला करने के लिए आए हैं, इस महफिल में रंग बखेरने के लिए आए हैं, वो हैं हमारे साथ। उनका पहले थोड़ा सा मैं तारुफ करवाता चलूं। सना, इनको सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, बल्कि इसके अलावा इन्हें दीगर ममालिक से भी इनकी परफॉर्मेंस की बेस पर, जो इनमें एबिलिटीज हैं, इनकी सलाहियत की बेस पर इन्होंने अपना लोहा मनवाया और मुल्क पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया। ये हमारे लिए बहुत, यानी कि मेरे लिए भी बड़े प्राउड की बात है। आज वो हमारे दरमियान भी मौजूद है। इसके अलावा शोबिज इंडस्ट्री में एक चमकता हुआ सितारा, जिनमें ना सिर्फ आने वाले जो यंग जनरेशन हैं, जो आज की जनरेशन है, उनसे सीख रही है, टिप्स लेती हैं, बाकायदा उनसे क्लासेस लेती हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनके हम असर लोग भी उनसे सीखते थे। इंसान वैसे तो हर वक्त सीखने के मराहिल में रहता है। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राशिद महमूद साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ईद मुबारक हो हजूर आपके सबसे पहले। बेटा आप सबको भी, बल्कि आपकी सारी टीम को, ये जो बिहाइंड कैमरा जितने भी लोग हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मीठी ईद की मीठी खुशियां। सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद पर आज की जो ये ईद उल फितर है, क्या मसरूफियात रही हैं अभी तक आपकी, और मजीद क्या प्लान आपने शेड्यूल किया होगा? बेटा खासी भागम दौड़ रही इस लॉकडाउन में भी। सबसे पहले तो एक शेर है जो ईद के हवाले से कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। की बार तो ये शेर जो है इसको रोक दिया गया कि नहीं भाई, अभी ये शेर फिलहाल कहीं पेंडिंग रखो, शेर दम तोड़ गया, डिस्टेंस भी रखना, हाथ भी नहीं मिलाना। ये सारे जज्बे जो हमारे एक दूसरे से एफिलिएशन के, इसको अपने कलेजे में जगा के, मल्टीप्लाई करा के, बढ़ा के, हम जब एक दूसरे से दिल में हमारे वो फूटेगी तो दूसरे तक पहुंच जाती है। तो इसमें तमाम प्रिकॉशंस भी रखे। रमजान में भी मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जाना पड़ा, मुख्तलिफ जिंदगी से कुछ रिलेटेड जरूरी ऐसे काम होते हैं जो आपको किसी तरह की भी एनवायरनमेंट हो उसमें आपको करने, वो भी चलते रहे साथ साथ। अब ये ईद के हवाले से जो हुआ, तो ईदियों का जो चक्कर था सारी जिंदगी। अब की बार मैं अपनी फैमिली में सबसे उम्र में बड़ा हूँ। अब की बार पहले से ये मैंने तय कर लिया हुआ था कि बेटा आपको तो हर बार सबको, बच्चों को भी ईदियां, जो मुझसे छोटे हैं वो भी मुझसे किसी न किसी शक्ल में तोड़िया करते रहते हैं। अब की बार उनको कह दिया हुआ था कि बेटा अब जिस कैफियत से, जिस से गुजर रहे हैं सारी दुनिया, उसमें हम भी उसी में हैं, तो उसमें मैंने कहा कि अब की बार बेटा ईदियां वीदियां जो है ना वो सारी, बल्कि आप भी जो अपने छोटों को देते वो सारी एक जगह पूल करो, और उसके बाद जिधर जिधर बस मेरे जो बहन भाई है वो कोई कहीं है कोई, तो उनको कहा कि अपनी सराउंडिंग में जो आपके पड़ोस में है कुछ लोग, कुछ, तो ये ईदियां अब की बार उन जरूरतमंदों मुस्तक जो लोग हैं, मैंने भी यही किया अपने पड़ोस में भी। मजदूर आदमी हूँ मैं, कोई बहुत लंबे चौड़े मेरे पास होते नहीं, लेकिन मेरे रब ने उसका वादा कभी भूखा सोया नहीं, सारा कुछ चलता है। तो जो मेरे अख्तियार में था वो मैंने अब की बार इस तरह किया, और इंशाल्लाह आगे भी। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस दौर में ये जो कोरोना का टेनोर, इसमें बेशुमार ऐसी चीजें हमने सीखी हैं जो शायद हुब्बे अली में नहीं है, बुग़्ज़े मुआविया में सीखी हैं हमने। लेकिन उससे चूंकि
इन फ्यूचर हमें फायदा है। तो इन आदात को रब के जो हम नजदीक हुए हैं इस दौर में, लॉकडाउन में, हम दुनियादारी में इस कदर तेजियों में हो गए हुए, तो उसने रब ने कहा इसमें आप जब लॉकडाउन में घरों में भी बैठे हुए हो तो बिजनेस तो नहीं रोका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने किया ना सारे का सारा। अच्छा तो ये जो एक डेवलप हुई है हमारे, तो इसको इन फ्यूचर भी हमें, ये तो कोरोना वोरोना तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो चंद अच्छी बातें जो हमने कौम ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि आपने बच्चों से भी कहा कि वो ईदी जो है वो बेटा आप अब की बार ऐसे साथ पर कही। अच्छा राशिद साहब, आपने वैसे बात की है कि बात भी सही है कि ये एक आफत है वक्ती तौर पर, यानी कि अजाब नहीं है उम्मत मोहम्मदी पर अजाब के साथ। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो इस दफा की ईद हो गई जिसमें लॉकडाउन है, जिसमें कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है। इससे पहले जो ईदें गुजरी हैं, देखो बेटा, ईद जो है ना, ईद रमजान के बाद जो रमजान जो है, ये हमारे जो साल के महीने हैं ना हमारे इस्लाम, ये उसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे टीवी पे आपके यहाँ भी चलती है, दुकानदारियों की जो पब्लिसिटियाँ चल रही होती है, ये उसमें एक बड़ा होता है कि 11 महीने ताड़े तो 1 महीना साड़ा। रमजान जो है ना, रमजान रब की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इतना बड़ा इंसेंटिव और एक इतना बड़ा तोहफा रब की तरफ से है कि इसमें आपको शैतान तो जकड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार तो हम भी जकड़े रहे। उसने कहा तुम भी बंदे बन जाओ। तो इस टेनोर में हम रब के ज्यादा नजदीक हुए, उससे ज्यादा एफिलेट हुए, तौबा ताइब किए, और वो तौबा कबूल करता है इसमें, क्योंकि रब कहता मांगो मुझसे, मैं तैयार बैठा हूँ, मल्टीप्लाई करके दूंगा। तो इसमें सबसे पहले पिछली ईदों में भी हमने जो हमारे दूसरे, वो एक प्लेयर का है, ईद का दिन जो है, वो जो रोजेदार जिन्होंने, उनको एक रब ने एक वो उस दिन सेलिब्रेशन होती कि आज मनाओ, तुम्हारी कबूलियत जो महीने में थी वो मुझ तक पहुंच गई है। तो ये उसमें फिर हम अपने लोगों से, अपनी सराउंडिंग से शेयर करते हैं, उनकी खुशियों में अपनी भी उनको शरीक करते हैं, उनके शामिल होते हैं। तो अब की बार चूंकि हमें वो जो आना जाना जरा कम रहेगा, तो इसलिए आप अपने अपने घर में, अपने अपने वेन्यू पे बैठ के अपने कलेजों में, अपने दिल से उस एफिलिएशन को बढ़ाइए, और ये जो टिक 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 उसमें वीडियो कॉल करो, सारा करो, आप ईदें कई माशाल्लाह से आपने कई बहारें देख ली हैं, कई ईदें देख ली हैं। तो जब ईद आती थी तो आपके कपड़े कौन सिलेक्ट किया करता था? मतलब मोस्टली मदर सिलेक्ट कर रही होती है बच्चों के कपड़े, तो आपके कपड़े कौन सिलेक्ट करता था? जाहिर है जब तक मेरे पेरेंट्स हयात थे तो छोटा वो जो उम्र का वो वाला तो मेरी माँ ही किया करे, या मेरी बहन, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अब दोनों अल्लाह मियाँ के पास होती हैं, तो वो हमारे भाइयों के और वो सारा कुछ मोस्टली माँ जो वही किया करती। फिर जब वो मेरा चूंकि बड़े अवाइल से, बचपन ही से शोभा जो है ये रेडियो टेलीविजन इधर, तो फिर आहिस्ता 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 मुझे अपनी रिक्वायरमेंट जो है शोबिस की हमारी इंटायरली आम जिंदगी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। लेकिन जब तक मेरी पेरेंट्स याद रहे तो मेरी माँ ही के अख्तियार में था और वही किया करती। अभी भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कुर्ता पहना हुआ है, ये अपनी ही सिलेक्शन है, ये शोबिस की तरफ से? ये बेटा एक ब्रांड है, मैं एक बहुत बड़ी चेन है, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अच्छा, ये सारे मेरे जो आपको कभी कभी ये कुर्ते वुर्ते ये सारे दिखते हैं, ये मेरे वहां से मेरे तोहफे तोहफे है जो मुझे मिलते हैं। ये मैं पहनता हूँ, अब आपके यहाँ पहन के बैठा हूँ, 26 बंदे पूछेंगे यारो राशिद बाबे ने कुर्ता कैसा, तो जब उनको पता होगा ये फ्लाम ब्रांड का, तो मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो वैसे भी मैंने जिंदगी में कुर्ते पजामे ही ज्यादा मोस्टली पहने, या जीन्स पहनता हूँ। ये जो एक्टिंग का शौक था ये बचपन से ही था या कि कोई रेडियो के बाद ये इस टेलीविजन की तरफ आप आए, किस तरह से? मेरा बेटा असल में मेरे घर में जो मेरे फादर, उनका भी लिखने लिखाने से ताल्लुक, लिटरेरी हल्के में, ये एक टोला था इस सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा, जिनको
प्रोग्रेसिव राइटर्स कहते थे, जिसमें सादत हसन मंटो साहब का नाम है, शायर लुधियानवी साहब का नाम है, अमृतसरियों का एक टोला था, बहुत बहुत बड़े, ये सारे के सारे। तो ये सारे मेरे फादर जो थे उस तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो थे उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे अपने उस दौर में, और भी बहुत। तो ये सारे के सारे मेरे घर में जब तक मेरे फादर हयात रहे एक बैठक थी जिसमें इस मुल्क का बड़ा बड़ा नामवर इंटेलेक्चुअल, अब उनमें से तो मोस्टली अल्लाह मियाँ के पास जा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन दे आर ऑल लेजेंड्स थे इस दुनिया के, जिन्होंने बहुत बहुत नाम रोशन। तो मेरे घर में जो, तो मैं बड़ा छोटा सा था, तो जब वो हमारे घर में ये ऐसे ऐसे लोग आया करते तो मैं पड़ोस में फील किया करता था कि वो इधर क्यों आज वो फलां आए हुए हैं उधर। बहुत मेरे वालिद को, हमारे कश्मीरी में एक रिवायत है कि हम अपने बड़ों को, जो सबसे बड़ा उसको बाऊजी कहते हैं। तो मेरे फादर नाजिश काश्मीरी मरहूम अल्लाह ज़िक्र रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको भी पड़ोस में भी बल्कि उनके हलके में भी उनको बाऊजी, फिल्म के लिए बहुत सारी पोइट्री और बड़े गाने लिखे उन्होंने, और टेलीविजन के लिए भी, रेडियो, तो वहां भी उनको बाऊजी कहा जाता था। तो आते तो कहते आज बाऊजी को फला 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 आए हुए, तो मुझे फील होता था कि ये जो आए लोग ये कुछ एक्सक्लूसिव लोग हैं। तो मैं किसी ना किसी बहाने घुस जाया करता था उस कमरे में कभी, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा एटीट्यूड इस तरह था कि बुजुर्ग मेरे साथ एफिलेट हो जाया करते। अच्छा सर, आपने बहुत अदाकारी की है माशाल्लाह से, तो ऐसा कोई किरदार जो आपको खुद को भी पसंद आया और लोगों ने तो सब मेरे बेटा सारे जो मैंने किए हैं वो दूसरों को नहीं, मेरा काम जो है वो पहले मैं खुद एंजॉय करता हूँ। जब मैं खुद एंजॉय करूंगा, जिस काम का मुझे अपने करते हुए मजा नहीं आ रहा तो मैं आपको कैसे कन्विंस। तो सो मेरा हर काम जो है ना, मैंने उसको बिल्कुल एक चैलेंज समझ के करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो भरम चल रहा है। कोई ऐसा किरदार जो आपने किया हुआ फिल्म में हो, अदा किया हो, उसके बाद आप मार्केट में या कहीं लोगों से फिर एक नहीं बहुत लोगों आपने वो किरदार भी जो सिपाही मकबूल हुसैन पे एक वो ड्रामा बनाया गया था, बड़े शौक से हम देखा करते थे बचपन में, वो ड्रामा चला करता था, और यकीन करें जब उसका टाइम होता था तो सारे आगे बैठ जाया करते थे। क्या खूब किरदार निभाया था आपने उसमें। देखो बेटा, मेरा मोस्टली जो मेरी प्रोफाइल में मेरे रोल हैं वो है नेगेटिव, पॉजिटिव भी बहुत अच्छे किए। इस मुल्क में मरहूम सुबहानी भाई यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के बाद मैं तीसरा फर्द हूँ जिसने मिर्जा गालिब का रोल किया हुआ है पाकिस्तान टेलीविजन पे, अब भी चलता वो। इसी तरह सागर सदीकी की जिंदगी पे बायोग्राफी जो बनी, अमेरिकन एक टीम बना के लेके गई, मैंने वो रोल किया। बहादुर शाह जफर का रोल मैंने किया। इसी तरह और बेशुमार पॉजिटिव रोल है फिल्म्स के हवाले से भी, टेलीविजन के हवाले से भी। जब से ये चैनल की भरमार आई तो फिर मैं नेगेटिव से ज्यादा अच्छे वाला अब्बा जो था वो बना। ड्रामा किया था, लाख ड्रामा किया था मैं एक छोटा सा, उसमें आप वो एक वो बोलते थे अम्मा के नाम से। हाँ बड़ी वो बोल के सुनाएंगे। हाँ मैं असल में वो था रऊफ खालिद साहब का एक प्रोजेक्ट था, बिल्कुल अंगारवादी के बाद दूसरा था लाग। उसमें एक वो पहाड़ी पे एक लफूंडर का रोल था जो बम्बई का एक लफूंडर है जो इश्क में छोड़ छाड़ के वो सारा कुछ तो पीछे पीछे आ जाता है इसके। उसमें तो आप क्लीन शेप भी थे मेरे ख्याल। हाँ क्लीन शेप में उसमें आपा अजरा आफ्ताब जो थी वो मदर बनी हुई थी, नादिया खान थी। मेरा मुल्क का बड़ा मोतबर नाम है, बेटियों की तरह है मेरी, बहुत अच्छी टैलेंटेड वो है। तो वो मेरे पैरेलल वो थी, उससे इश्क फरमाते हैं मौसूफ। मोमल इस कैरेक्टर का नाम था। टोन वोन वो जो होते हैं ना टपोरी से किस्म के, वो वाला स्टाइल था। तो उसमें वो एक उसको आपा जो थी ना, तो इसको सर्दी बहुत लगती थी, ये बस वो लेके आ गई ठंडे कश्मीर और उस, तो उधर जब वो आके तो एक जुमला में उसमें मोस्टली कहा करता था कि अम्मा अम्मा तेरा कश्मीर में ठंडी बहुत है। तो वो जो मेरी अम्मा का लफ्ज था ना वो इस कदर ये कि आपा ने कई बार मुझे कहा वे राशिद,
कहते मैं बाजार में गई तो लोग पीछे से मुझे आवाज दे देते हैं अम्मा। तो इस तरह का होता है, कुछ चीजें होती हैं जो लोगों को वो एक फनी सी बन जाती है, याद। अच्छा, आपने ड्रामे में भी इश्क फरमाया, तो आपने अपनी जाती जिंदगी में कितने इश्क फरमाए हैं? बेटा ये सानेहा एक ही बारी मेरी जिंदगी में हुआ है। अच्छा। और 55 बरस हो गए मैं रोज उसी घर में जाता हूँ। मुझसे पता नहीं बेशुमार लोगों ने इश्क फरमाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस एक ही सानेहा के बाद दोबारा मुझे आप उसे लफ्ज़ सानेहा दे रहे हैं। हाँ, जरूरत ही नहीं हुई। तो मैं तो 55 बरस से रोज उसी घर में जाता हूँ बेटा। घर में जाते हैं। तो मेरा इश्क बेटा मेरे काम से रहा, मेरे तो काम से मेरा इश्क। सही। और मेरी जो मेरी वाइफ है वही, मैं उसी का आशिक हूँ। मेरा इश्क वही है, मेरी जिंदगी। और मैं आज ये जो इस काबिल उसमें उसकी एक एफिलेशन, जिंदगी मियाँ बीवी का जो साथ होता है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पे एतबार और उसका आपको लॉयल्टी का। तो वो इन बिटवीन जब आपके मियाँ बीवी की होती तो फिर जिंदगी में कबाते और इरिटेशंस होती नहीं। तो मैं आज जो अगर इस मकाम पे हूँ तो इसमें मेरी उस शरीक हयात की वाक़त शामिल है। उसके देर सवेर होती, लेकिन उसको पता था कि ये इसके काम का हिस्सा है। उसको इतबार था मुझ पे। आज भी अल्लाह के फजल से। जैसा कि आपने बताया कि अपने काम से आपको इश्क है, उनके अलावा उसके बाद आपको काम से इश्क है, तो आपको कोई ऐसा कैरेक्टर जहां पर आप खुद बड़े एनर्जेटिक हों, बड़े विलिंग हों कि वाकई ये मुझे करना है, करते तो आप तमाम के तमाम आपकी एक्टिंग में नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल उसके अंदर उतरे हुए हैं, यानी कि आपकी वो बड़ी अच्छी मुझे बात है कि हाँ, कि खुद से अगर उतरेंगे तो फिर अगले वाले वो ज्यादा। देखो बेटा, पता क्या है, ये जो काम है ना, ये कोई खरादिये का काम नहीं, बिल्कुल। ये इंजीनियरों का काम है, क्रिएटर है। खरादिया जो है बड़ा बड़ा आला वो काम करते हैं और बड़े बड़े लेजेंड्स हैं इस समाज में। लेकिन खरादिये में एक होता है कि आपको जब उससे कोई चीज बनवानी है तो आपको पहले उसको एक सैंपल देना पड़ता है, वो उसके मुताबिक बनाता है। बिल्कुल। इंजीनियर जो होता है, जो क्रिएटर होता है, वो क्रिएट कर लेता है खुद से। ये जो आर्ट है ना, ये कोई मदारियों का काम नहीं है। मसलन मैं हूँ, मैंने कैरेक्टर रोल्स किए, मैं हीरो कभी भी नहीं रहा। ये सफेद बालों का इंसिग्निया पिछले 40 बरस से साथ साथ लिए फिर इस मुल्क में जरूरत थी। अब आपको सफेद बाल छोड़ते हुए लोग दिख रहे हैं, उससे पहले नहीं थे। और फिर सारे के मेरे हमअसरों के बाल अभी तक काले, उसकी एक वजह यह कि विग में तो सफेदी आती नहीं, वो तो पक्की होती है। तो सो मैंने, मेरी स्कूल जो है वो कैरेक्टर एक्टिंग है, कैरेक्टर वो जो है वो किए मैंने। तो उसमें जब आपको कोई रोल मिलता है तो मेरी ग्रूमिंग में, तो मैं उसमें से राशिद महमूद को डिलीट कर देता। अच्छा सर, आपने कहा कि आप खुद उस कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी करते, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने आप की नफी करके वो कैरेक्टर अपने ऊपर तारी करें। देखो बेटा, आपको जब कोई दरवेश अल्लाह के यहाँ पसंदीदा और मकबूल होता है तो वो अपना नफ्स, अपनी जात को निगेट करता, तो एक्टिंग भी मुझे अपने व्यूअर्स तक पहुंचना है। तो मैं जिस किरदार में हूँ, मेरा विजुअल उसमें किसी तरह का भी उस किरदार के विजुअल में जब मैं ढलता हूँ तो मैं राशिद महमूद को उसमें से निकाल देता हूँ। तो फिर वो आपको फर्नांडो दिखता है और वो अम्मा और वो फला जो दिखते हैं। मैंने सारी जिंदगी, आजकल तो ये टिकटॉक स्टार्स भी बहुत सारे जो एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं कि मेरे ख्याल से वो प्रॉपर उस तरह से अपने आप पे वो किरदार तारी नहीं कर पाते। चलो बेटा, एक इस टेक्नोलॉजी ने कैथारसिस तो दी ना कि आप अपने घर में बैठ के अपनी मर्जी से, कोई नहीं देख रहा तो आपका कैथारसिस तो हो गया ना, आपने करके खुश हो गए। लेकिन उसमें ये होता है कि इन प्रोसेस जब आप रहते हो तो आहिस्ता 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 उसके असरार और रमूज आपको समझना जो है आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये काम जो है ना बेटा, ये कोई इसमें सबसे पहले तो गॉड गिफ्टेड है। सही। आपको जब आप इस जमीन पे रब ने भेजा आपको, तो आप इस जमीन पे आके सिर्फ आटा खाने और पैसे जोड़ने के लिए तो नहीं आए। बिल्कुल। आपके साथ एक रब ने एक राज भी तो आपकी उस कंटेंट्स में रखा हुआ है।
आपको वो खुद अपने अंदर डिस्कवर करना है कि मैं इस जमीन पे काहे के लिए भेजा गया। जी हाँ बिल्कुल, इस जमीन पे किस वजह से भेजा गया हूँ ये आपने खुद डिस्कवर करना है। ईद के हवाले से मजीद भी बातचीत करेंगे। राशिद महमूद साहब हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे मजीद भी पूछेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने सबसे अच्छी ईद कौन सी गुजारी। आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अभी जा रहे हैं हम ब्रेक पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेरा अरशद और मेरी तरफ से टीवी टुडे के तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। टीवी टुडे बहुत ही अच्छा चैनल है और इसके प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत खुशी से इसके प्रोग्राम देखती हूँ टीवी टुडे। और अगेन मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिना मलिक और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन एंड ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुफ्तगू चल रही थी हमारी राशिद महमूद साहब से, जहां पर वो किरदार एक्टिंग के हवाले से बता रहे थे कि ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। गॉड गिफ्टेड तो हैं, मगर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी होती है कि आपने उस किरदार को कैसे निखारना है। खुदा की तरफ से अता हो तो ये इसका क्या ही कहना है। भाई साहब, एक तो गॉड गिफ्टेड की आपने बात की है। हम ब्रेक से पहले जिसको कि देखिए, आप जो कंटेंट्स दुनिया में सबके एक रब ने बनाए, लेकिन एक आपके जो साथ है वो एक कि आप काहे के लिए दुनिया में आए। अब उस राज को डिस्कवर आपने खुद करना है। जो उसके लिए उम्र का भी कोई शर्त नहीं है। कुछ बचपन में डिस्कवर कर लेते कि मैं काहे, तो जो उस राज को डिस्कवर कर लेता है वो फिर भटकता नहीं है जिंदगी में। उसको समझ आ जाती है मुझे क्या करना है। फिर वो अपना एक टारगेट जो है उसको प्लान करता है और उस पर चलना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये है कि जिंदगी का कोई भी रूट हो, उसके लिए आपको एक पेशेंस रिक्वायर है, एक इरादा रिक्वायर है, एक डिवोशन रिक्वायर। घुसपैठिए तो हर जगह होते हैं, दाव लगाने वाले भी भरे पड़े हैं। बेस को कैसे अब तक, आवाज की जो बेस है जैसे जवानी ये बेटा सारा कैसे आपने अब तक मेंटेन रखा? ये सारा रेडियो का फैज है। मैंने जब मेरे मुल्क में टेलीविजन का तस्वुर ही कोई नहीं था। मैं ये आप दोनों के पैदाइश की, बल्कि जो ये बिहाइंड कैमरा भी दिख रहे हैं, मैं इनकी ये भी अभी पैदा नहीं हुए थे जब से मैं शुरू होने लगा। सही। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, रेडियो दुनिया में सबसे बड़ा मीडियम है जो सुना जाता है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आगाज है मेरा, और मेरी उम्र अभी 10 बरस नहीं थी। 10 बरस नहीं थी। नहीं थी, 10 बरस से भी छोटा था मैं। जी, मैं और इरफान खूसट, हम दोनों सारी जिंदगी के साथी हैं। लोग बड़ा फख्र करते हैं कि 50-50 दोस्तियां हमने जिंदगी में बनाई। मुझे इस पे फख्र है कि हमारा 50 साल से ज्यादा, और मेरे आज भी हमारी मोहब्बत और हमारी दोस्तियां उसी तरह जैसी आजकल इस तरह की दोस्तियां कम ही है। तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये जो नया जिसमें अब आप जाते हो, ये नहीं, मैं उससे भी पहले गवर्नर हाउस की बैग पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर था। इसका इब्तिदा तो अयूब खान साहब के दौर में हुआ था। तो अब मेरी इब्तिदा रेडियो पाकिस्तान से, बच्चों के प्रोग्रामों से, ड्रामे से, फिर उसके बाद एक प्रोसेस चलता रहा, स्कूल ब्रॉडकास्ट, फिर उम्र। तो ये सारे, लेकिन हमारी सराउंडिंग में जो नाम थे उस वक्त, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देलवी साहब, अजीजुर रहमान साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, फिर जामे में बहुत बहुत बड़ा नाम। फिर ये वो दौर था जब मुस्तफ़ा अली, उनका नाम तो ले, सूफी तबस्सुम साहब रेडियो पे हुआ करते, मिर्जा अदीब साहब, नासिर काज़मी। अब आप सारे बच्चे उनके शेर याद करके कहीं ना कहीं इंसल्ट करते हो लोग, बल्कि मेजॉरिटी तो फैशन के तौर पे उनके शेरों को शामिल करके हमने उनके साथ काम किया।
ये जो पहले हमें ड्रामों का मयार नजर आता था, मूवीज का मयार, अब वो मयार क्यों नहीं रहा? देखो बेटा, जब इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे तवज्जो ज्यादा हो जाए तो फिर जो सौदा बिक रहा है वही बिकेगा ना। वही बिकेगा। एक बर्बादियां जो हमारे यहाँ ये जो रेटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह उसने भी बड़ी बर्बादी की। अरे रेटिंग, मेरे मुल्क में रेटिंग कहाँ, 72 बरस में हम अपनी सारी 72 बरस की रेटिंग तो अभी तक असेस नहीं कर पाए आप चैनलों की। उसमें ये होता है कि जिनके अख्तियार में, जिनके सर्कमस्टांसेस में वो ज्यादा एक होल्ड होता है मुल्क में, उनकी रेटिंग ज्यादा हो जाती है। लेकिन सर इससे पहले भी तो हमारी जो इंडस्ट्री थी उसका बेटा मुझे हमें सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा इजाद हमने किया हुआ है जी। तो फिर राइट, फिर ये अब सिचुएशन चल रही है, अर्तुगरुल गाजी देख लें, आपने शाहीन की बात की। देखो बेटा ठीक है, ये भी ठीक है। असल में हम फिजिकल इम्प्लीमेंट्स की बजाय गिमिक्स बेस्ड लोग हैं। ये जो गाजी साहब का ये जो ड्रामा है, इससे पहले मेरे मुल्क में शाहीन बना हुआ है और बेशुमार प्रोजेक्ट्स बने हुए पाकिस्तानी उसके हवाले से। आप हमें दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है, तुर्की के अरे तुर्की मुंह से आगे सारे 1903 के उनके ड्रामे हैं। हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा इजाद पाकिस्तान टेलीविजन ने किया है। उसकी वजह ये थी कि हमारा ड्रामा हमारे रूट से रिलेटेड था, हमारी जमीन से रिलेटेड था, हमारी साइकी से रिलेटेड था, हमारी कदरों, हमारी उन जिंदगी का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड। पहले कल्चर हमारा उसमें शो किया जाता था, लेकिन अब हमारा कल्चर भी नहीं दिखाया जाता। बेटा इजाद हो रहे हैं, औरतों पे जुल्म इजाद हो रहे हैं। मैं बड़े से बड़ा जो बड़ा टू टू बोलता वो अपने घर जाके उसकी जरूरत नहीं बीवी के सामने बोलने मान नहीं। तो मेरा रिलीजन जो है, मेरे रिलीजन में जो औरतों की, अरे मेरे रिलीजन में तो मेरे रब ने मेरा सबसे बड़ा जो एक मुसलमान का है कि मुझे जन्नत, अरे वो जन्नत मेरे रब ने उस औरत के पाँव में दे दी। इसके बाद और क्या क्या ये गिमिक्स है बेटा सारे के सारे। ये हमारे लोगों की भटकाया जा रहा है, उसमें जुल्म इजाद हो, हर फैमिली में करप्ट है, मियाँ करप्ट है या बीवी का। अरे ये मेरे रिलीजन में ये नहीं है। तो बिल्कुल नहीं। बड़ी आजादियां हैं, मादर पिदर आजादियां नहीं, हमारे खित्ते में मैं ये चीज नहीं है, हमारे हूँ रिलीजन में ये चीज नहीं है। तो फिर इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, बार बार बिक जो रहा है बेटा सौदा। उनको इजाजत भी है, साहिब इख्तियार है जो चला रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। मेरे मुल्क में जब आप एतराज करते हैं, जब ये कि जी फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, स्टेज बर्बाद हो गई, ये हो गया, तो ये सारी बर्बादियां जब ऑन एयर हो रही थी किसने इजाजत दी उनको? रोकने वाला कोई नहीं था उनको। वो जो उधर बैठे थे सारे के सारे, वो जो दिनारे सुर्ख लेके चलो मैं बैठा हूं कर, हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी तबाहियों के। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं, जो आया उसने अपने सर्वाइवल गिमिक्स जो है उस पर इन्हिसार किया और अपना वक्त गुजार कर चलता बना। हमें ये सब कुछ यही रह जाना है। हमें रब के पास भी एक दिन जाना है, और कब किसने जाना है। इसीलिए कोरोना वोना से मुझे तो डर नहीं, रत्ती भर कोई डर नहीं। प्रिकॉशंस मैंने भी रखे हुए, मेरे घर में भी सबको भी कहा रखने चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मेरे बिलीव और तमाम उम्मत मुस्लिमा के बिलीव है कि हमें एक दिन अपने रब के पास लौट कर दिया कि बस और कब जाना है ये भी रब को पता है। तो ये तय हो गया ना कि मुसलमान जो है उसको मौत से डर नहीं है, तो जाना ही जाना है। लेकिन ये जो इस तरह की वबा है, ये जो उसमें जो प्रिकॉशंस, जो एहतियात बताई जाती है सेहत के इदारों की तरफ, उस पे हमें अमल करना। अच्छा सर, 80s से पहले जो मूवीज बन रही थी बहुत अच्छा मयार था, लेकिन 80s के बाद जब ज़ियाउल हक का दौर आया है तब ये सेंसर की पॉलिसी चेंज की गई कि बहन भाई जो मूवीज में बने हुए वो गले नहीं लगा सकते, माँ बेटे को गले नहीं लगा सकती। तो क्या इसने कितना असर डाला है? क्या गैरत के नाम पे मूवीज बनना यहीं से स्टार्ट हुई है? देखो बेटा, हमारे इस होता है हर दौर में कुछ। मेरा रिलीजन जो है ना उसमें एक्सट्रीम एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये आपने ये कहा कि ये मेरे मुल्क में 2 ऑस्कर अवार्ड लेके आई हमारी शर्मैन उबैद चनाई। मुझे बहुत मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि मेरे मुल्क की एक बेटी जो है वो अवार्ड लेके आ रही है। ये लेकिन एक सवाल भी मेरा, और मैंने मुख्तलिफ फोरम पे किया भी उनसे कि आपने पहला जो ऑस्कर अवार्ड मिला वो आपने उसमें तेजाब गर्दी जो हमारे मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं मेरे मुल्क में, कितने तेजाब फिकते हैं इस पे हैं?
50, 10, 20, 30 आप वो बना के लेंगे। दूसरा आपको उसके रिवॉर्ड जो मिला वो मिला ऑनर किलिंग पे। कितने गैरत के नाम पे 22 करोड़ में कत्ल होते। अरे दुनिया में ये जो सुपर पावर्स और ये फलाफल है, उनके यहाँ रोज रातों को कितने कितने मर्डर और क्या क्या क्राइम होते, कभी आप तक पहुंचे वो? पहुंचे बिल्कुल। हमारी मुसीबत ये है कि जो मेरे रिलीजन के और मेरे मुल्क के दुश्मन जो है ताकत है, आप कोई एक सुकून क्रिएट करो मेरे मुल्क के हवाले से, मेरे रिलीजन के हवाले से, आपकी ऐसी ऐसी फंडिंग आपको मिलेगी। तो ये जो लोग, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी वो बेटी जो है ना, आपकी बार एक ऐसा या डॉक्यूमेंट्री, एक ऐसी फिल्म बना के लेके जाए वहां उसके रिवॉर्ड में, जिसमें वो प्रिविलेजेस जो मेरे रिलीजन ने मेरी माँ बहन बेटियों उनको दी हुई, उस पर भी बना के लेके जाओ, उनको भी तो दिखाना। कम तेजाब फेंक देते ऑनर। अरे ये 22 करोड़ में 10, 20, 30, 50, तो आप इस तरह का कोई जेस्चर क्रिएट करें, आपकी ऐसी ऐसी फंडिंग आएगी, आपको अवार्ड भी मिलेगा, दिनारे सुर्ख भी मिलेंगे, सब कुछ। तो जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, क्या ये भी इस नहज तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं फिल्म इंडस्ट्री को? हमारे यहाँ बेटा पॉलिटिकल पॉलिसीज में ये है कि जो कोई आता है ना, वो दूसरों के हिसाब करने पे उसकी तवज्जो है। इर्तका के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत हो। मुझे पहले अपने गिरेबान में देखना कि मैं इब्ने मरियम हूँ, मैं आप पे पत्थर फेंक रहा हूँ, मैं हाजी लकलक हूँ, मैं कैसे आप पे पत्थर फेंक रहा हूँ? मुझे दूसरे पे संसार और उसकी प्रिविलेज तब है जब मैं इब्ने मरियम। मुझे मेरे इस नेशन को, हम सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है। एहतसाबी की बहुत जरूरत है। हम दूसरों को क्या ये नहीं किया, ये नहीं किया, हमारे हम जो खुद कह रहे हैं आपने किया आपने, उसकी फिजिकल इंप्लीमेंट्स हैं कहीं? तो आप इब्ने मरियम नहीं है, आपके इरादे बहुत अच्छे। हर हुकूमत आती ये करे ये, तो यार करो भी ना। आप अपना टाइम गुजारते हो और उसके बाद पता नहीं आगे फिर कोई हमारे लिए नहीं। मैं तो बेटा आलम में पीरी में हूँ, किसी वक्त भी दम निकल जाए। आप जो हमारे बच्चे जो हमारे क्या वो कहेंगे कल को कि ये हमारे जो जहाँ पढ़ते रहे, जहाँ इल्म हासिल किया हमने, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते तो पहला कदम जब वो बाहर रखते हैं तो उनके साथ डिनाइल होता है। जो इल्म कह रहा था कि इसके आफ्टर इफेक्ट ये होंगे, जो उसका मैं अब्बा और कह रहा था कि बेटा, वो कहता अब्बा भी झूठ बोल रहे थे, चाहे वो आप लम्ज में पढ़ लो या उसमें टाट पे बैठ के पढ़ लो। फिर जिंदगी, मेरा रिलीजन और ये आपका ये फिजिकल इम्प्लीमेंट्स पे बेस्ड है मेरा रिलीजन, जबानी चावल खर्च नहीं है। अच्छा साहब, तब क्या करना क्या होगा हमारी सरकार? अमल 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 जो कुछ आप कर रहे हो, पहले तो उसको अपनी जात पे इम्प्लीमेंट करें। आपका अमल जो है मुझे कन्विंस कर देगा। जब मुझे मेरा बड़ा कह रहा है कि ये करो और खुद वो नहीं कर, मैं कैसे कर लूंगा? हमारे दीन की बुनियाद जो है वो अमल से थी। मेरे नबी ने जो करके दिखा दिया, 40 बरस रब ने नबूवत नहीं दी, और 40 बरस में वो खड़े होकर जब उन्होंने कहा कि मैं कहूँ इधर ये, तो मुशरिकीन और जो काफिर तो उन्होंने कहा मान लेंगे, क्योंकि उनके अमल से। मेरा दीन अमल सिखाता है। हमारे यहाँ फिरका बंदी, उसमें भी मैं मसलन अपनी मिसाल देता हूँ नमाज के हवाले से। नमाज बींगे मुस्लिम सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, उसमें कहीं कोताहियां भी हो जाती है, कज़ा हो जाती है, रह भी जाती है। मेरी नमाज में, मुझे जिंदगी में, मैंने अपनी माँ को फॉलो करके नमाज पढ़नी शुरू की। फिर मैंने जो बड़ा होता है इधर, मुझे नमाज पढ़ते हुए हमेशा एक कॉन्शियसनेस फील होती थी कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ उस पर मुझे उन्होंने कहा ये पजामा थोड़ा नीचे करो, तो मैंने नीचे कर लिया। यार ये पक्के नमाजी ये किसी ने कहा नहीं इसको ऊपर कर दो, किसी ने कहा ये हाथ रफा ये देन ये होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे फील हो रहा था कि यार मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ इसमें मुझे लगता है मैं प्रॉपर नहीं। जब मुझे बिल्कुल दुनियादार आदमी जो है वो कहाँ जाके दूसरों से, तो वो इसी तरह असेसमेंट। फिर एक दिन मेरे दिल में आया, तो मैंने अपने रब से अपने कमरे में बैठ के उससे मैंने कहा आज रब से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह मियां, मेरी बड़ी कोताही है, गुनाहगार आदमी, दुनियादार आदमी, भागम दौड़ में भी होता हूँ, लेकिन
फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं तुझे राजी रख सकूं जितना मेरे अख्तियार में। तो मुझे फील हुआ कि मालिक मैं ये जो नमाजें पढ़ता हूँ ये कहीं मैं सिर्फ ऐसे जमीन पे टकरे ही मार रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी नमाज में मुझे कभी भी वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है, यार उसने कहा था ये नहीं किया, ये मैं आज भी नहीं। तो मेरे रब ने मुझे कहा कि ये जो सजदा करते हो किसको करते हो? मैंने कहा मालिक तुझे करता हूं, मामला खुदा और खुदा के तुझे करता हूँ, तेरी रजा के लिए, तेरे हुक्म के लिए करता हूँ, तेरी बड़ाई के लिए करता हूँ। मेरे रब ने मुझे कहा कि फिर जैसे तेरा दिल करता कर, वो मुझे कबूल। देखें ये मामला तो खुदा और बंदे के दरमियान है, लेकिन लोग तो ऐसे बीच में घुस रहे होते हैं कि इस तरह बिल्कुल ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। बेटा वो भी ठीक है, जो मुबल्लिग जो साहिब इल्म आदमी होते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन अगर कहीं आप खुद अमल कर रहे हो, हाँ जो आप खुद अपनी जात पे तो अमल नहीं कर रहे और मुझे कह रहे हो ये कर, अरे पहले तू कर, मैं अच्छा इब्ने मरियम तेरे कहने पे मैं कर लूंगा। आप करते जब दिखोगे, जब आप हमेशा इंस्पायर उनसे होते हैं जिनका अमल आपको दिख रहा हो। उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसी ने तेरी जात नहीं पूछनी के जी हाँ बिल्कुल। अगर जब तक आप खुद इस चीज पे अमल नहीं करते, आप अपने बच्चों को वो सबक मत दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब आप भी अपने घर में छोटे बच्चों को कभी डांट के कहते होंगे ऐ काम ना करो, बिल्कुल इसी तरह बात। अच्छा बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतने ही सियाने हो जाएं जितने हम महसूस, हालांकि वो बच्चे उन्होंने बच्चों वाला करना है, जैसे लड़कियों ने लड़कियों वाली बात तो करनी है लाजमी। अच्छा गाइस साहब बात चल रही थी कोई ऐसी ईद जो अब भी याद आती हो और आप मुस्कुरा देते हो, जवानी की कोई ईद? देखो बेटा ईद जो है ये उम्र का कोई भी जवानी हो, बचपन हो, आलम में पीर, ये एक प्लेयर जैसा है, बिल्कुल ये है ही प्लेयर एक जो ईद का है। तो सारी ईदें जो है मुझे कभी कुछ में फर्क नहीं दिखा है। एक फर्क हुआ कि पहले ईदी मिला करती थी, अब देनी पड़ती है, खाली हो जाती है, तो बच्चों की डिमांड देनी ही पड़ी। हमारे दौर में अब्बा से 5 रुपए, चचा से पापा से पलाए वो मिले तो ऐसी वो खत्म ही नहीं होते, 100 रुपए मिल जाया करती थी। अभी हजारों रुपए लेके भी बच्चे बोल ये 500 का क्या आएगा, और सबसे ही मांगे चले जा रहे हैं हर बड़े से। तो ये एक थोड़ा सा है, ईद जो है ये तो रब की तरफ से तोहफा है, बिल्कुल। अच्छा सर कभी आप टेंस हो जाते होंगे, कभी मूड बहुत ज्यादा जो है ना वो डाउन हो जाता होगा, तो फिर आप क्या करते हैं अपनी मूड को फ्रेश करने के लिए? मौसीकी किस तरह की आपको पसंद है? देखो बेटा मैं अव्वल तो मैं डिप्रेशन या इरिटेशन मेरे वजूद में नहीं, वो रत्ती भर है ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने दुश्मनों का, अपने मुखालिफिन का ममनून हूँ। उसकी वजह है तो जो दुश्मन है मैं उसको बड़ा समझता हूँ कि वो शनाख्त रखता है मैं तेरा दुश्मन। मुझे जिंदगी भर ठहर अपने दुश्मनों से लगा। तो मैंने अगर कोई मुझे जिंदगी में मैं ममनून उन मुखालिफिन का या दोस्तों का किस लिए हूँ, उसकी लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने मुझे जिंदगी में कुछ जेस्चर्स, एटीट्यूड दिए इरिटेशन के लिए, मैंने उसको इरिटेशन नहीं बनाया नहीं। मैंने तहरीक बनाया कि आई सी हो, फिर मैंने देखा तो मेरे वजूद में वो इरिटेशन नहीं, मैं बड़ा साबिर शाकिर बंदा हूँ, कोई लालची भी नहीं हूँ कि मैं ये भी बना लूँ ये भी, कुछ नहीं। गुस्सा किस बात पे आता है? कभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है इंसान को, मतलब हम भी अक्सर बिल्कुल हो जाता है, इंसान हो जाया करती है। मुझे ये जो अनड्यू वो जो बोझ और पोर्ट्रेल जिंदगी में लोगों ने अपने सेटर लगाए होते हैं, तो मुझे गुस्सा अपनी हद तक आता है, मैं उन पे जाहिर नहीं, लेकिन मुझे तो काय को पाल के रखा हुआ सेटर। जो आप जो फैक्ट मसलन बेशुमार में अपने शोबे, मैं अपने शोबे से बात करता हूँ, अपने मेरे बास दोस्त मेरे साथी हमारे में देखता हूँ जो रिक्वायर कैमरा के सामने जब रिकॉर्डिंग है वहां हो नहीं रही है, और आम जिंदगी में ऐसा सेटर लगाया, 3 सेक्रेटरी टेलीफोन उठाए फिर रहे, फला फला। ये अनड्यू जो है उसकी जरूरत नहीं होती, अनड्यू आपको अपने आप पे तारी करने की। जी अच्छा साहब जिंदगी में कभी यानी कि आप शूटिंग पे हो, हर ईद घर ही करते हैं या कि कभी आप शूटिंग पे हो? नहीं, ऐसा भी हुआ कि अब्रॉड भी, बल्कि एक ईद होता है बाज दफा अब्रॉड भी
एक सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी लड़की पंजाबन, उसकी ईद जो है वो हमने मलेशिया में मनाई थी। और मलेशिया में बड़ी मजे की बात है, हम कुआलालंपुर में थे तो हम नमाज के लिए गए जब ईद को। अब वहाँ मलेशिया में ईद की नमाज का वो खुतबा और वो तकरीर, एक तो उनकी लैंग्वेज जो वो हमें मलाई बोलते हैं मेखल मलाइशियन। हाँ, मलाई वो इतना लंबी थी कि हम सारे पूरी टीम बैठी हुई, शाहजी बैठे में, शामिल खान, फला फला फला। अल्टीमेटली होगा कि हम थकना, लेकिन अब एक स्पिरिचुअल लिविंग में तो बैठे हुए, तो वैसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, मुरब्बत में भी बैठना पड़ जाता है। राशिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ईद की ढेरों खुशियाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तशरीफ लेकर आए। आपको पैगाम अब की जनरेशन को जो एक्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पैगाम जो आप उन्हें देना चाहें? मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि ये जो टिक 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 है ना, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी ने आपको बड़ा वाइड आसानियां फराहम कर दी हैं, लेकिन बेटा ये जो टिक टिक से जो कुछ समप आप वहां से ले रहे हो, ये मैंने, मेरे हम असरों ने और हमसे पहले के लोगों ने, जो हयात लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो चाहे आपके घर में है, आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में है, उनकी बातों को सुना करो। जिस समझ से, जिस इंटरप्रिटेशन से आप कंप्यूटर से वो ले रहे हो, मैं हयात बैठ रहा हूँ तो मैं उस इंटरप्रिटेशन के बाद क्या फारिग बैठा, मैं उसकी अगली जहतें और परतें जो है उसको भी तलाश कर रहा हूँ, तो आपके इल्म में इजाफा होगा। और मेरी दूसरी आपको एक गुजारिश है कि हमारी शनाख्त सबसे पहले तो हम वही मुस्लिम, फिर उसके बाद पाकिस्तानी, अपनी जमीन, अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी रहतर, अपनी अखदार से जुड़े रहो, यही हमारा फख्र है, यही हमारी। राशिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत सारी हमने गुफ्तगू की जिसमें आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, नाज़रीन को बताया, अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके बारे में को बताया कि किस किस तरह से अगर मार्केट में आप जाते हैं तो किस किस तरह से लोग पीछे से आवाजें निकालते हैं आपके कैरेक्टर के हवाले से, जो लफ्ज बोलते हैं, बाज़ औक़ात वो फनी अंदाज में आपका एक तकिया कलाम सा वो बन जाता है ना, वो जो आपका तकिया कलाम बना होता है किरदार में सा ना, तो वो इसी तरह से वो लोग भी फिर जब मार्केट में देखते हैं उसी किरदार को, तो वो उसी किरदार को निभा रहे होते हैं, बिल्कुल उसी किरदार को निभा रहे होते हैं। और किरदार में आप घुस के जब उसको किरदार को निभाने की कोशिश करें तो वो बखूबी आप किरदार को निभा रहे होते हैं। जी हाँ, ईद के दिन हम आपके साथ मौजूद थे, ईद के तीनों दिन हम आपके साथ ही मौजूद रहे और हमने की है आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें ईद के हवाले से, हमारी पुरानी रवायात के हवाले से, कौन सी चीजें आप मिस करते हैं, कौन सी मिस नहीं करते, ईद कार्ड जो हम मिस करते हैं। जवाब, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। जी हाँ, अब तो ये जब से व्हाट्सएप आया, अब भी जी हाँ, ईद कार्ड नहीं मिलते ना, साथ मेहंदी है वो नहीं मिलते, साथ आप जैसे कुछ एंकर ईदी भी तो नहीं देते ना, इसलिए नहीं, ईदी आपको देंगे, बेफिक्र रहिए, मैं एटीएम जाके चले, ये एटीएम जाके मुझे ईदी देंगे, गवा रहिएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका हमें देखने के लिए, आप सबको एक बार फिर से हमारी जानिब से ईद मुबारक, खुशी आप सबके संग, अल्लाह हाफ़िज़।